हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल केमिस्ट्री के अंदर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को वीवीआई कर लेना फॉर ऑब्जेक्टिव। कोई ऐसा साल नहीं है बिहार बोर्ड का जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हर साल पूछा जाएगा और इस बार भी पूछा जाएगा। आप नोट कर लेना कि सर आपने झूठ बोला था। आपके एग्ज़ाम के बाद आप मेरा वीडियो प्ले करके देखना कि सर आया है कि नहीं आया है। यहाँ से हमारी बातों को मैच करना आप लोग। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। सिर्फ बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री में भी यहाँ से मतलब जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का ये टॉपिक है और दोनों में यहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी के अंतर्गत भी। चलिए देर नहीं करते हैं, आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है, पुराना वीडियो नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब लिंक पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में। तो चलिए मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो चलिए आज मैं न्यूक्लिक एसिड की चर्चा करता हूँ। मैंने आप लोगों को इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में अच्छे से पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मैंने सब कुछ बताया। और आज जो है हम न्यूक्लिक एसिड की चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो टॉपिक अपना है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको सॉरी एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। और न्यूक्लिक का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो केंद्रक में पाया जाता है, इसको कहा जाता है। मतलब जो है आप बोल सकते हैं केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो अम्ल है, जो एसिड है, उसी का नाम न्यूक्लिक एसिड है। नाभिकीय अम्ल कहा जाता है इसको, नाभिकीय अम्ल कहते हैं। नाभिकीय अम्ल क्योंकि ये नाभिक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसको नाभिकीय या केंद्रकीय अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। अब पूछोगे सर ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या, तो बउआ याद रखना डीएनए और आरएनए को ही अपने लोग न्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। न्यूक्लिक एसिड है क्या सर? आरएनए और डीएनए के सम्मिलित रूप को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा, आरएनए और डीएनए को हम न्यूक्लिक एसिड पूछेंगे। आरएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। पूछेंगे डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो क्लियर हो रहा है बात न्यूक्लिक एसिड क्या है। जो हम लोग आरएनए और डीएनए के बारे में बचपन से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि आरएनए डीएनए होता है। ये आरएनए डीएनए कहाँ होता है? अपने लोग पढ़े थे बायोलॉजी के अंदर, कोशिका में। अभी तो मैं कोशिका में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। तो चलिए आप लोग इतना याद रख लेना कि न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए डीएनए को कहते हैं। आप पूछोगे सर ये आखिर न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, मतलब जो है ये जिस प्रकार से आपने बताया था प्रोटीन क्या है और प्रोटीन किस प्रकार किन किन अणुओं से मिलके बना है, आप उसी प्रकार मुझे समझाओ ये न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो चलो मैं शुरुआत करता हूं। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये पॉलीमर्स है। ये क्या है? मैं तो जानता हूं न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए। इसके बारे में क्या जान रहा हूं? डीएनए तथा आरएनए को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स होता है, बहुलक होता है। आप पूछोगे सर किसका बहुलक होता है, तो ये याद रखना ये बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब सर बहुलक मतलब एक लंबा चेन बनाता है। हाँ, यहां भी लंबा चेन बनेगा। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड 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 ये बहुत सारा जब मिल जाएगा
और ये एक लंबा चेन बना लेगा। इसी लंबा चेन का नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। और ऐसे करके ये एक लंबा चेन इधर बनाएगा, एक लंबा चेन इधर और एक लंबा चेन इधर बनता जाएगा। एक लंबा चेन जो है ठीक है, एक लंबा चेन इधर जो है ये बनता चलेगा। और ये न्यूक्लियोटाइड 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 एक लंबा श्रृंखला बनेगा। इसी को कहा जाएगा पोली न्यूक्लियोटाइड। इसी का नाम दिया जाएगा पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पोली का मतलब बहुत और न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक लंबा चेन बना लेंगे, एक पॉलीमर बना लेंगे, एक बहुलक का निर्माण कर लेंगे। इसी बहुलक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो रहा है क्या है न्यूक्लिक एसिड? एकदम सिंपल सा बात। सर न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए कहते हैं। बहुत अच्छा, पूछूंगा सर, आप पूछोगे सर ये न्यूक्लिक एसिड बना कैसे है, तो मैं बोलूंगा न्यूक्लिक एसिड एक बहुलक है। आप पूछोगे सर किसका बहुलक है, सर न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अच्छा सर, इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे और उसके जुड़ने से जो चेन बनेगा, क्या उसी को न्यूक्लिक एसिड कहेंगे? हाँ, उसी को न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। जब बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जो है आपस में, न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसी चेन का नाम होता है पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली क्यों? बहुत। पोली शब्द किसके लिए आता है? बहुत। और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, उसी न्यूक्लियोटाइड को ही तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक कहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड का बहुलक क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? तो आप पूछोगे सर आप ये बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिस तरह से आपने बताया था प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड का बहुलक है, तब आपने बताया था कि अमाइनो एसिड दो ग्रुप से मिलकर बना है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा एमिन्स। याद है कि नहीं है? पीछे वाला याद रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है कि अगला पढ़ो अब पीछे मतलब जो है जाने दो। ठगो मत मुझे, मुझे सब पता है। आप लोग कंजूसी करते हो पढ़ाई करने में, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को अच्छा से पढ़ाई करना है। क्लियर है? तो आप पूछोगे सर मैं तो समझ गया न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, लेकिन आप पहले ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो मैं न्यूक्लियोटाइड बताऊंगा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ूं? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब बात आ गया किसका? अब बात आता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पता है आपको न्यूक्लियोटाइड को भी बनाने के लिए 3 अणु की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अमाइनो एसिड को बनाने के लिए दो ग्रुप आया था, कौन कौन सा ग्रुप था? एक हमारा था COOH ग्रुप जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और दूसरा एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप। यहां पर न्यूक्लियोटाइड जो है 3 अणुओं के मिलने से बना है। किन किन अणुओं से मिलने के बना है न्यूक्लियोटाइड? जब हम लिखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, पहला अणु है हमारा शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन के क्षार आते हैं। बेस मतलब क्षार होता है। ये 3 ग्रुप से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है। जिस तरह से अमाइनो एसिड 2 ग्रुप से मिलकर बना था, ये कितने ग्रुप हैं? शुगर के अनुकूल तीन अणु से बना है। शुगर के मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। अच्छा, इसका तो नाम जानते हो, मतलब आप लोग जानते हो हिंदी, शुगर को कहते हैं शर्करा के अणु। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, शर्करा अणु कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा आता है? फॉस्फोरिक एसिड आता है, H3PO4। इसको कहा जाता है H3PO4। ये कौन सा ग्रुप है? फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। और नाइट्रोजन बेस में भी आता है एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, थायमीन, या इसके जगह पे यूरेसिल भी आता है, हम बात करेंगे उसका। तो बस आप इतना भी जानो, न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाले कितनी इकाई हैं सर? 3 इकाई। कौन कौन सा? शुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजन बेस। अब एक एक करके चर्चा करता हूँ, शुगर मॉलिक्यूल्स में कौन सा शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप कैसे मतलब आके जुड़ता है, और नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस, सबको डिटेल में चर्चा करता हूँ। ये समझ में आया ना? क्या सर एक बार फिर से रिवीजन कराओ। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, और न्यूक्लियोटाइड जो है जब बहुत सारी संख्या में जुड़ जाता है तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, और यही न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए कहलाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या था? न्यूक्लियोटाइड मतलब जो 3 अणुओं से मिलकर बना है, 3 इकाइयों से मिलकर बना है। कौन सा इकाई? पहले शुगर मॉलिक्यूल से शर्करा के अणु है इसको बनाने के लिए, और दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप है, और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। क्लियर हुआ? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आपने ले लिया है? चलिए बहुत अच्छा। अब मैं एक एक करके समझाता हूँ, ये शुगर के अणु क्या करते हैं, फॉस्फेट कैसे मतलब जुड़ता है, और नाइट्रोजन बेस क्या होता है, एक एक करके मैं समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मैं चर्चा करने जा रहा हूँ शुगर मॉलिक्यूल्स के। शुगर मॉलिक्यूल्स, आपको याद है क्या? ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं इसी को कहते हैं शर्करा के अणु। और ये पूछोगे सर यहाँ पे कौन से शुगर के मॉलिक्यूल्स आते हैं? शुगर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत थे, लैक्टोज थे, गैलेक्टोज थे, सुक्रोज थे, कौन से? एल्डोहेक्सोज था, एल्डोकीटोज था, कौन सा था? तो यहाँ बुआ, यहाँ जो शुगर के अणु आते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। क्या कहा जाता है? एकदम याद रखना, यहाँ कौन से शुगर आएंगे? अब पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में मैंने बताया था कि इसमें 5 कार्बन एटम हैं। आप जाके कार्बोहाइड्रेट को पढ़ो, एक बार आप जाके देखो कि हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। आप जो है रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा ही हाल होगा, भूल जाओगे पढ़ाई के बीच में। तो ये याद रखना कि मतलब जो है शुगर मॉलिक्यूल्स में कौन से शुगर मॉलिक्यूल्स मतलब न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए जिम्मेदार है? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था? कमेंट में लिख के बताओ। मैंने पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट में, वहां बताया था पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल। आप कमेंट में बताओगे पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल। अब मैं वहां पे जिसका आंसर सही होगा मैं हार्ट दूंगा उसको। क्लियर है? आप निश्चित कमेंट करें पेंटोज शुगर के एग्जाम्पल्स क्या थे। क्लियर है? तो चलो यहां पर शुगर मॉलिक्यूल्स जो है आया, कौन सा शुगर आया है? पेंटोज शुगर। अच्छा पता है क्या, ये शुगर मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक का नाम है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और दूसरे का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। शुगर मॉलिक्यूल्स में कितने अणु आएंगे? 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, चाहे राइबोज शुगर आ सकता है या डीऑक्सी राइबोज शुगर आ सकता है। क्लियर हो रहा है बात? कौन कौन से शुगर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं? राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। पूछोगे सर ये राइबोज शुगर क्या होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है? क्योंकि ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर 2 प्रकार का, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा पेंटोज शुगर के बारे में मैं बताता हूं कि ये इसके संरचना कैसे होता है, मिलता है पेंटोज शुगर। क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, इसमें 5 कार्बन्स होंगे। कितने कार्बन्स होंगे? 5। और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये पेंटागोनल होगा, पंचभुजा वाला होगा ये पेंटोज शुगर। और यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ये पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरा नंबर का कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और चौथे के ऊपर 5वां जो ग्रुप होता है CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ भी HOH को आपको जोड़ देना। सब में HOH आपस में क्या होंगे? आके जुड़ जाएंगे। OH
H ग्रुप ये शुगर का नाम है पेंटोस शुगर, और इस पेंटोस शुगर को कहते हैं अपने लोग राइबोज शुगर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? राइबोज शुगर का नाम देते हैं। क्लियर हुआ? ये देखो ना, मैंने पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट में, ये पढ़ाया है कि भैया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा, देखो जाके वहां पे। ये 5 कार्बन वाला है, ये पेंटोज शुगर है। अब संरचना इसमें 5 मतलब जो आपको क्या बनने वाला है? पेंटागोनल, पंचभुजा वाला जो हमारे पास चतुर्भुज बनता है, 5 भुजा वाला चतुर्भुज बनाता हूं ना, 5 भुजा, इसको पेंटोज कहा जाता है, पेंटागोनल कहा जाता है। तो ये 5 भुजा वाला है, सब पर HOH। यहाँ पर क्या है? 1 नंबर कार्बन, ये क्या है? 2 नंबर कार्बन, ये क्या है? 3 नंबर, ये क्या है? 4 नंबर, और ये क्या है? 5 नंबर कार्बन। और 1 नंबर का 4 नंबर के साथ जुड़ाव रहेगा। किसके साथ जुड़ा रहेगा? 1 नंबर का कार्बन 4 नंबर के साथ जुड़ेगा। किसके? ऑक्सीजन के साथ। जाओ देखो, पढ़ाया था मैंने। चलो, ये कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर। सर ये राइबोज शुगर का संरचना आपने बनाया, आप जरा डीऑक्सी राइबोज का भी बना के दिखाओ। बेटा फर्क बहुत कम है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में। क्या फर्क है मैं समझाता हूँ। ये भी 5 भुजा वाला है, लो मैंने 5 भुजा वाला बना दिया ऐसे करके, 5 भुजा वाला मैंने बनाया। और सेम चीज यहाँ भी मैं ऑक्सीजन डालूंगा, यहाँ भी HOH को डालूंगा, यहाँ भी मैं HOH डालूंगा, यहाँ भी मैं HOH को डालूंगा, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पे मैं H डालूंगा, यहाँ CH2OH डालूंगा। अच्छा बोलोगे सर दोनों तो डायग्राम एक ही है, फर्क क्या है? फर्क मैं दिखाता हूं। अब मैं इसमें फर्क क्रिएट करता हूं, फर्क उत्पन्न करता हूं। जब दूसरे नंबर के OH ग्रुप के साथ, देखो ना, ये कितने नंबर का था? ये 1 नंबर का कार्बन था, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। फर्क इतना ही है कि इसमें जो सेकेंड नंबर के कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा है, ये OH ग्रुप में एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। देखो एक ऑक्सीजन मैंने हटा दिया, OH था, एक ऑक्सीजन हटाया, और इस ऑक्सीजन के जगह पे हम क्या किए? एक हाइड्रोजन को ही लटका दिया। ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन बचा। और ऑक्सीजन निकल जाने के कारण देखो ना, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर से दिखाया, पहले OH था, अब H आ गया, सिर्फ O निकल गया, O बाहर चला गया, O बाहर चला गया, इसलिए नाम देते डी मतलब खत्म हो जाना, निकल जाना, समाप्त हो जाना। डी का मतलब है निकल जाना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। कहां से? राइबोज से निकल जाना। तो नाम क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबोज। इसका नाम हो जाता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम दे देते हैं इसको? डी ऑक्सी राइबोज का नाम देते हैं। क्लियर हुआ? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क है? कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन का फर्क है। ये याद रखना आप। किसका फर्क है? ऑक्सीजन का। अभी क्या बताया? न्यूक्लियोटाइड कितने इकाई से मिलकर बना है? 3। कौन कौन सा? शुगर मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। शुगर मॉलिक्यूल्स पर शुगर मॉलिक्यूल्स में कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर आएगा, 5 कार्बन वाला। अच्छा 5 कार्बन वाला कितने प्रकार का शुगर? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में हमने संरचना बनाया है, 5 कार्बन एटम है और सब पर HOH को लगा दिया है। ये मैंने पहले बना चुके हैं, अपने लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं। और जब राइबोज शुगर से हम डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाए तो फर्क इतना सा था, राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन निकाल लिए। कौन से जगह का ऑक्सीजन निकालोगे? दूसरा नंबर कार्बन पर। देखो ना, यहाँ आके देखो ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कितने नंबर से खींचेंगे? 2 नंबर से। राइबोज शुगर से दूसरे कार्बन के OH ग्रुप से अगर एक ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है, इसका नाम डीऑक्सी राइबोज हो जाता। तो शुगर मॉलिक्यूल्स कितना हो गए? 2, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये याद रखना, डायग्राम संरचना याद रखना, बात याद रखना, क्योंकि जब हम DNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां काम आने वाला है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया।
चलो आगे, समझ में आया ना। शुगर मॉलिक्यूल्स कितने, डीएनए को बनाने वाला, आरएनए को बनाने वाला शुगर मॉलिक्यूल्स कितने प्रकार का, दो प्रकार का, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है। बहुत अच्छा। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फर्क क्या है, राइबोज शुगर से जब ओ ग्रुप निकल जाता है तो डीऑक्सीराइबोज बन जाता है। कहाँ से ओ निकलेगा, दूसरे कार्बन से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, दूसरे कार्बन से। क्यों निकलेगा देखेंगे, ठीक है। चलो ये अब मैं अगला चलता हूं। दूसरा ग्रुप जो था वो फॉस्फेट ग्रुप था अपना। क्या ग्रुप था, दूसरा में फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप था, ठीक है। अच्छा फॉस्फेट ग्रुप में, फॉस्फेट ग्रुप को कहते हैं H3PO4। इसी का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या है, फॉस्फेट जो ग्रुप आता है यहाँ, फॉस्फेट में कौन सा ग्रुप आता है, फॉस फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड आते हैं। और फॉस्फेरिक एसिड का क्या फॉर्मूला, H3PO4। अच्छा एक बात याद रखना, इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, हम जानते हैं फॉस्फोरस एटम के पास 5 बंधन बनाने की क्षमता होती है। कितनी, 5 बंधन। कौन बनाता है, फॉस्फोरस। कार्बन कितना बनाता था, 4। ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। नाइट्रोजन कितना बनाता है, 3। ये सब याद रखना। ये सब तो हम लोग बचपन में पढ़े हुए थे, जब परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पढ़ाया गया होगा आपको कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, फॉस्फोरस की 5 है। जितना वैलेंसी उतना बंधन बनाएगा। यहाँ कौन है, फॉस्फोरस है। और फॉस्फोरस के साथ कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है। क्लियर है। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन 2 रखता है, फॉस्फोरस 5 रखता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके जब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देखना बहुत आसान है। इसका स्ट्रक्चर जब मैं बना रहा हूं तो एक बीच में फॉस्फोर मतलब फॉस्फेट एटम को, फॉस्फोरस एटम को रख दे, ठीक है। अब एक फॉस्फोरस के साथ एक जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ जाएगा। बोलेगा नहीं मैं डबल बॉन्ड के साथ इससे जुड़ूंगा, जुड़ गया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन बचे यहाँ पे, 3। अच्छा 3 ऑक्सीजन जो है, अब इसके पास 5 बनाने की क्षमता है, 2 तो बना चुका है, अब 3 ही पोजीशन खाली है, 3 एटम है, 3 ऑक्सीजन है। अच्छा 3 ऑक्सीजन सब पे आ जाएगा, तो जरा सोचो, इसका तो फॉस्फोरस का तो वैलेंसी पूरा हो गया, लेकिन ये 3 एटम अधूरा रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बनाना चाहिए था, ये ऑक्सीजन एक ही बनाया है। तब क्या करेगा ये, बोलेगा हाइड्रोजन तुम 3 है, एक एक सब पे आ जाओ। तो यहां सब पे हाइड्रोजन क्या हुआ, एक एक आ गया। तो फास्फोरस जो है डबल बॉन्ड O के साथ और बाद बाकी 3 OH के साथ बंधन बनाकर संरचना बना लेता है। इसी को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। क्या कहा जाता है, क्लियर हुआ। फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा फॉस्फेट ग्रुप आएगा, सर फॉस्फोरिक एसिड आएगा, H3PO4। संरचना याद रखना है, P डबल बॉन्ड O। देखो ये कुछ नहीं है अपने, अगर आप लगातार मेहनत करोगे ना, तो आप ये सब बनाना खुद सीख जाओगे कि सर ऐसे ऐसे बनने वाला है स्ट्रक्चर। तो ये याद रखेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, P के साथ डबल बॉन्ड O, फिर 3 OH ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ले लिया आपने। चलिए आपको समझ में आ गया फॉस्फेट ग्रुप जो है क्या होता है। अब अगला हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं किसकी, बात करेंगे हम लोग नाइट्रोजन बेस की। तीसरा है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। अच्छा नाइट्रोजन बेस को हम एन बेस भी लिख सकते हैं, एन बेस कह सकते हैं। पता है एन बेस भी दुनिया में 2 प्रकार का होता है, एक का नाम प्यूरिन है, एक का नाम प्यूरिन बेस है, और दूसरे का नाम पेरीमाइडिन बेस है, पेरीमाइडिन बेस है, ठीक है। प्यूरिन को प्यूरिन ही कहा जाता है,
प्यूरिन, सॉरी, प्यूरिन, और इसको पायरीमाइडिन भी कहा जाता है, पायरीमाइडिन, ठीक है, पायरीमाइडिन बेस कहा जाता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए प्यूरिन बेस भी संसार में दो है, एक का नाम एडेनिन है, एडेनिन है, और दूसरे का नाम मतलब सॉरी ग्वानिन है, ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और ग्वानिन को कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से पेरिमाइडिन बेस भी संसार में दो प्रकार का है, एक का नाम है साइटोसिन, साइटोसिन नाम है, और दूसरे का नाम है थाइमीन, थाइमीन को कैपिटल टी से और साइटोसिन को कैपिटल सी से। थाइमीन नहीं आया तो उसके जगह पे आएगा यूरेसिल, यूरासिल आता है, यूरेसिल को कैपिटल यू से। अब मैं इसको समझाता हूँ क्या है। नाइट्रोजन बेस दुनिया में जिस प्रकार से शुगर, पेंटोस शुगर कितने प्रकार के थे? दो। कौन कौन सा? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। उसी तरह से नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। पूछोगे सर कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? एक का नाम प्यूरिन बेस है, दूसरे का नाम पेरीमाइडिन बेस है। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का? दो प्रकार। यहां से ऑब्जेक्टिव 100% पूछना है, याद कर लो। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा ही पूछेगा, ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई साल ऐसा नहीं हुआ बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री में यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। हर साल पूछता है। किसके बारे में? नाइट्रोजन बेस से, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड में कौन से टॉपिक से पूछता है? मतलब नाइट्रोजन बेस के बारे में। इसलिए VVI है आपका, याद रख लेना बेटा, ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो हम क्या पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस दुनिया में कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? प्यूरिन और पेरीमाइडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक का नाम एडेनिन है, दूसरे का नाम ग्वानिन है। एडेनिन को कैपिटल ए से सूचित करेंगे और ग्वानिन को कैपिटल जी से सूचित करेंगे। और पेरीमाइडिन भी दो प्रकार का, एक का नाम साइटोसिन और दूसरा का नाम है थाइमीन या यूरेसिल। बोलेगा सर ये क्या है, थाइमीन या यूरेसिल? बोले क्या दोनों एक ही है क्या? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। थाइमीन अलग है, यूरेसिल अलग है। पूछोगे सर क्या ऐसे कैसे इसमें डिफरेंस है, अब बताइए किस प्रकार का अंतर है दोनों में? अंतर इस बात का है, जब थाइमीन आता है, जहां भी थाइमीन आएगा यूरेसिल वहां नहीं आएगा, जहां यूरेसिल आएगा वहां थाइमीन नहीं आएगा। बोलोगे सर ये तो बाप बेटा का रिलेशन है। बाप बेटा का रिलेशन मतलब कहने का ये मतलब है कि आप लोग देखते होंगे हमारे आसपास पिता और पुत्र, जहां पिता आ जाएगा, जब बेटा जवान हो जाता है, जब बेटा बड़ा हो जाता है, तो देखना वो पिताजी से कट कट के रहने लगता है। पता, पिताजी से वो दूर दूर रहता है। जहां उसके फादर खड़े होंगे या फादर जहां किसी से बात कर रहे होंगे, उसका हिम्मत नहीं है वहां जाके वो खड़ा हो जाए। या जहां बेटा खड़ा है वहां पिताजी नहीं जाते। ये हमारे आपका सामाजिक अंडरस्टैंड, ये इंडिया का समाज है, हम लोग के यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, और आप लोग भी ये चीज़ अनुभव किए होंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया, जहाँ थाइमीन आएगा वहाँ यूरेसिल नहीं आएगा, और जहाँ यूरेसिल आएगा वहाँ थाइमीन नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन बेस दुनिया में 4 है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। और थाइमीन नहीं आया तभी यूरेसिल आएगा, और यूरेसिल नहीं आया तभी थाइमीन आया। ऐसा मत बोलना सर ये तो 5 हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। नहीं, 4 ही है। ये दोनों एक दूसरे के जगह पे आता है, ये दोनों एक दूसरे के जगह पे आता है। थाइमीन के जगह यूरेसिल आता है, यूरेसिल की जगह थाइमीन आता है। कब? जब थाइमीन नहीं आएगा यूरेसिल आएगा, यूरेसिल नहीं आएगा थाइमीन आएगा। और ऐसे ये दोनों को एक इकाई मान के चलो तो कितना हो गया? 1 2 3 4, 5 नहीं है, 4 है। तो नाइट्रोजन बेस की संख्या 4 है। नाइट्रोजन बेस के प्रकार 2 है। प्रकार 2 कौन कौन सा? प्यूरिन और पेरीमाइडिन। संख्या कितना? 4। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। क्वेश्चन पहला ये पूछेगा, निम्नलिखित में से प्यूरिन बेस कौन सा है?
प्यूरिन में दो ही है, एडेनिन और गुआनिन। आप पूछोगे सर याद कैसे रखूं, तो एजी, ए मतलब, अच्छा एजी तो आप लोगों को याद होगा, एजी आप लोग सुनते होंगे ना, एजी किसको बोलते हैं, ठीक है आप समझ गए होंगे, आप लोग समझदार है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एजी कौन है, प्यूरिन है। एजी कौन है, ए मतलब एडेनिन है, जी मतलब गुआनिन। ये याद रख लेना, आप कभी भूलोगे ही नहीं, मेरा गारंटी है। अब तो आप बोलोगे सर आप तो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ए जी जो है, ए फोर एडेनिन है, जी फोर गुआनिन, और ये क्या है प्यूरिन। और जो प्यूरिन नहीं है पेरिमाइडिन है। बस इसी को याद रखना था, ये तो पहले पहचान लेंगे। इसको जब पहचानना सीख गए तो ये बाद बाकी ये इसको पहचानना कौन सा बड़ी बात है। ये नहीं होगा तो ये होगा, कहानी खत्म। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ूँ क्या। चलिए, आप इसको नज़रअंदाज मत करना, इस टॉपिक को एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या कहता हूँ, अब कहता हूँ, अब तीनों ग्रुप को आपने समझ लिया, और जब तीनों ग्रुप मिल जाते हैं, कौन कौन से, शुगर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, प्लस प्लस क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और प्लस नाइट्रोजन बेस मिलेगा, तो निर्माण कर देगा किसका, न्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण करेगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देता है। ये याद रखना, किसका निर्माण किया है, न्यूक्लियोटाइड, बीबीआई है। अच्छा अच्छा, एक टर्म इससे और जुड़ा हुआ है, एक को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब जब केवल शुगर के अणु, शुगर के मॉलिक्यूल्स, जब शुगर के मॉलिक्यूल्स प्लस नाइट्रोजन बेस ही आए, फॉस्फेट गायब हो जाए, तो ऐसे अणु को नाम दिया गया है न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में कई बार पूछा जा चुका है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या है। न्यूक्लियोसाइड में जब न्यूक्लियोटाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप को निकाल लिया गया, देखो ना, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, फॉस्फेट ग्रुप थे और नाइट्रोजन बेस थे, तीनों मिला न्यूक्लियोटाइड कहलाया। और इसमें से सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दिया गया, तो क्या बचा, शुगर के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन बेस, और इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये वीवीआई कर लेना आप लोग न्यूक्लियोसाइड को, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं बार बार रिपीट करके ये क्वेश्चन को पूछा है बिहार बोर्ड ने। क्या न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, शुगर के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन। और कैसे बना, जब न्यूक्लियोटाइड से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो उस संरचना को हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और ये याद रखना, अपने नोट्स में बना लेना न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बस थोड़ा सा अंतर है, फॉस्फेट ग्रुप का। जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट निकल जाता है तो न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है, इसका संरचना बना लें, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब इस बात को समझो। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, अब यहाँ पे आते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ये बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। मैंने बताया था ना, न्यूक्लिक एसिड किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। सब बताए थे। अब क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग 3 इकाइयों से मिलकर बना है। कौन कौन सा इकाई, पहला शुगर मॉलिक्यूल्स, पहला क्या है, शुगर। और शुगर मॉलिक्यूल्स में कौन सा शुगर, पेंटोज शुगर,
कौन सा शुगर है? पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा? H3PO4, और इसी को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस में हम जानते हैं 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक का नाम प्यूरिन है और दूसरे का नाम है पेरीमाइडिन। हमने आपको सारा बात समझाया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे चलता हूं। अब अब यहाँ पे देखो, अब एक एक करके यहाँ समझाया गया है। शुगर के मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरा राइबोस शुगर। हमने आपका इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। आप जब नोट्स में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बना लेंगे। कौन सा? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। क्या अंतर था? मैंने वहाँ बताया था। जब राइबोज से एक ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है तो डीऑक्सी बनता है। कहाँ का? 2 नंबर का। बहुत अच्छा, ये आप लोग कर लेंगे। और दूसरा कौन सा ग्रुप है? फॉस्फोरिक, मतलब फॉस्फेट ग्रुप है। और फॉस्फेट ग्रुप में कौन आएगा? फॉस्फोरिक एसिड आते हैं। कौन आ जाते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। बहुत अच्छा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और याद है ना इसका स्ट्रक्चर? H3PO4 का कैसा था स्ट्रक्चर? P डबल बॉन्ड O, OH, फिर OH, फिर OH। ये किसके स्ट्रक्चर हैं? फॉस्फोरिक एसिड के। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब अगला, अब तीसरा नाइट्रोजन बेस। अब देखो, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार का दुनिया में? 2 प्रकार का, एक प्यूरिन और दूसरा पेरीमेडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर है? प्यूरिन कितने प्रकार का? 2, एडेनिन और ग्वानिन। अच्छा, पेरीमेडिन भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक है साइटोसिन और दूसरा का नाम है थाइमिन। और थाइमिन नहीं आएगा तो कौन आएगा? यूरेसिल। और यूरेसिल नहीं आएगा, थाइमिन। यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। क्लियर है? उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एडेनिन को, एडेनिन के लिए कैपिटल ए, ग्वानिन के लिए कैपिटल जी, साइटोसिन के लिए कैपिटल सी, थाइमिन के लिए कैपिटल टी और यूरेसिल के लिए कैपिटल यू। क्लियर है? यूरेसिल कब आता है? जब थाइमिन नहीं आता है। और थाइमिन कब आता है? जब यूरेसिल नहीं आता है। बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपका। सब चीज आपको हमने बताया रखा है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ता हूं। अब देखो, कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड दुनिया में 2 प्रकार के हैं। एक का नाम डीएनए है, दूसरे का नाम आरएनए। मैंने बताया था आरएनए और डीएनए को ही पहले तो बताया था ना। आरएनए और डीएनए को ही क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? किसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड? आरएनए और डीएनए को। तो वास्तव में क्या था? वो न्यूक्लिक एसिड के प्रकार थे। क्या थे? प्रकार। फर्स्ट प्रकार है न्यूक्लिक एसिड का डीएनए और दूसरा प्रकार है आरएनए। क्लियर हुआ? न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक है आरएनए, दूसरा है डीएनए। सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं अपने लोग डीएनए। आप लोग इसके नाम से तो वाकिफ होंगे क्योंकि बचपन से क्लास 8 और क्लास 9 से हम लोगों को इसका जो है फुल फॉर्म रटा दिया जाता है, डीएनए। इसका जो फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? अरे बोलो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का बताओ। आरएनए का यहां से हम फुल फॉर्म जानेंगे। आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका फुल फॉर्म है? आरएनए। देखो ना, इसका नाम ही क्लियर है। डी मतलब डी ऑक्सी राइबोज, एन मतलब न्यूक्लिक, ए मतलब एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहां देखो ना, आरएनए का आर मतलब राइबोज, एन मतलब न्यूक्लिक
और ए मतलब एसिड, याद रहेगा नाम। डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का क्या नाम है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए मैं आपको डीएनए के बारे में समझाता हूं। अब क्या है, अब सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड में पढ़ने जा रहे हैं डीएनए, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, क्या पता है आपको, डीएनए को जैसे ही हम जल में डालेंगे, डीएनए का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल में डालेंगे, डीएनए टूट कर बिखर जाएगा। किसमें, जिन इकाई से ये मिलकर बना है। कितने इकाई से मिलकर बना है सर, आपने बताया था 3 इकाई। कौन कौन सा, सुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजन बेस। तो बताओ डीएनए किस में टूट जाएगा, 3 इकाइयों में टूट जाएगा। कौन कौन सा इकाई में टूटेगा, पहला सुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजन बेस। तो इसको जैसे ही जल में देंगे, जल अपघटन कराएंगे, ये बिखर जाएगा किसमें, शुगर में। अच्छा, पता है कौन सा शुगर ये टूटेगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरा इकाई क्या मिलेगा इसमें, फॉस्फेट ग्रुप मिलने वाला है, फॉस्फेट ग्रुप मिलने वाला है। और तीसरा क्या मिलने वाला है, नाइट्रोजन बेस मिलने वाला है। तो बोलोगे सर क्या डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर से मिलकर बना, हाँ, जो राइबोज शुगर है वो आरएनए को बनाया है। बस यही तो अंतर है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, कि आरएनए को जो बनाने वाला शुगर है वो राइबोज शुगर था, और डीएनए को बनाने वाला शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। याद रखना इस बात को। बताए थे शुगर मॉलिक्यूल्स 2 है, कौन कौन सा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज किसको बनाया, आरएनए को, और डीऑक्सी राइबोज किसको बनाया, डीएनए को। और फॉस्फेट वही रहेगा, और नाइट्रोजन बेस में बस एक कमी होगा, क्या, यहाँ पर डीएनए बनाने वाला जो नाइट्रोजन बेस होंगे, इस नाइट्रोजन बेस में क्या क्या आएगा, गौर करना, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, थाइमिन भी रहेगा। यहाँ यूरेसिल नहीं होता है, याद रखना, यूरेसिल यहाँ पर नहीं है। ये सब है, ये सब है, लेकिन क्या नहीं है, यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए के पास होता है। अच्छा, आरएनए में क्या नहीं होगा, बताए थे यूरेसिल नहीं, अगर यूरेसिल उसके पास होगा तो थाइमिन नहीं होगा। तो आरएनए में थाइमिन नहीं है और डीएनए में यूरेसिल नहीं है, और यही एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस उपस्थित नहीं होते हैं, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। ये भी पूछा गया है आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं है, आरएनए में थाइमिन नहीं है। क्लियर हो रहा है, आरएनए में कौन नहीं है, थाइमिन, और डीएनए में कौन नहीं है, यूरेसिल। अच्छा, पूछा जाएगा कि आरएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थाइमिन वहां नहीं है। और डीएनए में क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यूरेसिल नहीं है। याद रख लो, एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और उस समय में गलती मत करके आना। थोड़ा थोड़ा के लिए बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आप गलत करके आओगे तो बहुत पछतावा होगा। जो चीज़ आसान है, जो चीज़ इजी है, उसमें आप धोखा खा जाओ, ये तो बहुत गलती बात है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे चीज आएंगे जो नहीं, वास्तव में भारी था और वहां पे वो छूट गया, तो उसके लिए कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन जो आप जान रहे हो, आपको पता है, उसमें गलती करके आओ, ये शोभा देने वाली चीज नहीं है। क्लियर है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो डीएनए का जैसे हम क्या कराए हैं, हाइड्रोलाइसिस कराए हैं, ये 3 इकाइयों में टूटा है, डीऑक्सीराइबोज, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस में। और यहाँ कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं है, थाइमिन मतलब ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन सब हैं, वो नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि डीएनए का जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी, डीएनए का हम लोग क्या कर रहे हैं,
जल अपघटन करा रहे हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो जल अपघटन के द्वारा डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तथा नाइट्रोजन बेस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? नाइट्रोजन बेस। अब आप इसका बोलोगे सर स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा मुझे आप स्ट्रक्चर बना के बताओ। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, स्ट्रक्चर में बताए कौन से ग्रुप होंगे? 3, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? तो सबसे पहला मैं यहाँ बनाता हूँ डीऑक्सीराइबोस शुगर। याद है? ऐसे ही तो बनाया था ना, राइबोस शुगर कैसे बनाया था? हाँ हाँ सर, ऐसे ही बनाया था, मुझे याद है, भली भांति याद है। चलो ठीक है बेटा, अच्छा याद रखो इसको। अच्छा, बोलोगी सर यहाँ तो एक एच था और ऊपर ओ एच था। बहुत अच्छा, यहाँ एच था, यहाँ भी ओ एच था, यहाँ भी ओ एच था और यहाँ एच था, और यहाँ क्या था? CH2 OH था और यहाँ पे एच था कि नहीं? बोलोगे सर आपने राइबोज बना दिया, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। क्यों सर? आपने तो गलती खुद कर दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ तो ऑक्सीजन हटा देना चाहिए था। लो मैंने हटा दिया, यहाँ पर क्या जोड़ा? ऑक्सीजन हट गया तो केवल हाइड्रोजन बचा। अब इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये याद रख लेना, ये जो पहला, अब इसका कार्बन का काउंट करके बताओ। ये पहला नंबर कार्बन, ठीक है, ये दूसरा नंबर कार्बन, ये तीसरा नंबर का, ये चौथा नंबर और ये, ठीक है ना? अच्छा, एक बात आप याद रखना, जो पहला नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप के जगह नाइट्रोजन बेस आके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन बेस आएगा और ये डीऑक्सीराइबोस बोलेगा, डीऑक्सीराइबोस चलो मिलकर डीएनए बनाते हैं, आओ आपस में जुड़ जाएंगे। बोलेगा कहाँ जुड़ेगा? बोले जहाँ जहाँ OH ग्रुप है वहाँ में से किसी जगह हमको जोड़ लो। तो बोले अच्छा, हमारे पास दूसरे नंबर पे नहीं है, तीसरे नंबर पे है, चौथा पे नहीं, 5वें नंबर पे और पहला नंबर पे। बोला ऐसा करो ना, पहले नंबर के OH के साथ मुझे जोड़ो। तो नाइट्रोजन बेस याद रखना, नाइट्रोजन बेस पहला नंबर के कार्बन के OH के साथ आके जुड़ जाएगा। किसके साथ आके जुड़ जाएगा? OH के साथ आके जुड़ेगा। यहाँ पर ये जुड़ गया, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। तो मैं पूछूंगा नाइट्रोजन बेस डीएनए के स्ट्रक्चर में कहाँ पे उपस्थित है? तब बोलोगे सर राइबोज शुगर, सॉरी डीऑक्सी राइबोज शुगर के पहला कार्बन पे आके जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है? देखो ना कहाँ जुड़ा है, पहले कार्बन पे आके जुड़ा है। बोलेगा सर ये तो दोनों जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सी राइबोज जुड़ गया है। आप बताओ फॉस्फेट के बारे में। तो बउआ फॉस्फेट जुड़ता है 5वें कार्बन से। कहाँ से जुड़ रहा है? 5वें कार्बन से जुड़ेगा। आपको याद होगा ये फॉस्फेट ग्रुप, अब मैं जोड़ के बता रहा हूँ, एकदम ये याद रखना। फॉस्फेट ग्रुप में मैंने बताया था P डबल बॉन्ड O, याद है? और यहाँ पे क्या था? OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट। अच्छा फॉस्फेट है यहाँ पर और इसके पास यहाँ देखो CH2OH है, तो इस OH को हम इधर लिख सकते हैं क्या? इस साइड हम OH कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये OH कर सकते हैं क्या? CH2OH। अब क्या होगा ऐसे करने से? अब यहाँ बंधन बनना आसान है। यहाँ के फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे डीऑक्सीराइबोज को मुझे भी जगह दो, मुझे भी जोड़ेगा तब तो डीएनए बनाएगा। तो बोलेगा ठीक है। अब ये कहाँ पे जुड़ेगा? जहां OH ग्रुप होता है वही रिएक्शन साइट है। याद रखना, जहां जहां OH ग्रुप है, जिसके पास जितना OH ग्रुप उसके पास उतना रिएक्शन करने का स्थान, जगह। जिसके पास OH ग्रुप नहीं है मतलब वहां रिएक्शन करने का साइट नहीं है। ये याद रख लेना, इसका जरूरत है आगे हम बताऊंगा, RNA और DNA में फर्क बताऊंगा।
तो वहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ OH ग्रुप, क्योंकि जहाँ भी नया बॉन्ड बनता है वहाँ मैक्सिमम टाइम सबसे पहला ग्रुप है OH, उसको तोड़ता है। OH नहीं है डबल बॉन्ड तोड़ेगा, डबल बॉन्ड नहीं तो है तब फिर किसी अन्य ग्रुप को तोड़ेगा, लेकिन सबसे पहला जो तोड़ने का काम कर रहा है OH का। तो जितना OH ग्रुप उतना रिएक्शन साइट है। क्लियर है? यहाँ पे 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को अब ये फॉस्फेट कहेगा कि मेरे साथ आके जुड़ जाओ, मैं अपना हाइड्रोजन दूंगा, तुम्हारा OH लूंगा, और ये दोनों टूट कर वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा और दोनों के बीच में बंधन बन जाएगा। तो कहाँ बंधन बना है? 5वें कार्बन पे। और ये दोनों टूट कर क्या हुआ? वाटर बनकर बाहर निकला और ये जुड़ गया। क्लियर है? अच्छा, ये जैसे जुड़ा तो इसी संरचना का जो नाम है DNA। ये तो DNA का एक न्यूक्लियोटाइड है। ये कितने न्यूक्लियोटाइड है? एक। और फिर इसी तरह का एक और न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर और बनेगा, फिर और बनेगा, और सब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता जाएगा तो एक लंबा चेन बनेगा। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का है। और ऐसे ऐसे करके जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन के आपस में जुड़कर एक लंबा चेन बनाएगा, उसी का नाम न्यूक्लिक एसिड, उसी का नाम DNA है। क्लियर है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ये याद रख लेना क्या कि राइबोज जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस 1 नंबर पे, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आके जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन में, फर्स्ट चेन में, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, तो चलिए आप जो है यहाँ पे ये भी संरचना देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है कि DNA को जब हम H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया गया तो ये किस में टूटा? डीऑक्सी राइबोज शुगर में, फॉस्फेट में और नाइट्रोजन बेस में टूट गया। और ये टूटने के बाद क्या हुआ? फिर ये अपना स्ट्रक्चर बनाया। अब जरा देखना, अब क्या बताया? ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये नाइट्रोजन बेस। क्लियर है? तीनों जुड़ के बना हुआ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि मैंने ये समझा रखा। ठीक है, ले लिए? चलिए, ले लिया? चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे। फिर आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। अब DNA के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को कैसे वास्तव में बनाया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।